आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, ये आपकी कंप्यूटर की क्लास है और इससे पहले हम कंप्यूटर की 13 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिन क्लासेस में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया है और आज भी हम शॉर्ट क्वेश्चन को ही आगे पूरा करेंगे। और दोस्तों, जिस किसी ने पिछली क्लासेस कोई भी मिस की है तो साथ साथ अपनी कवर करते रहे, और जिन्होंने साथ साथ क्लासेस ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह भी अपना रिवीजन करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। एक बार आप धमाके से अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी क्लास से जुड़ जाए और हम अपनी क्लास को शुरू कर पाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपनी क्लास की। गाइज़, इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं और जो क्वेश्चन इस बार आने की चांसेस है, संभावना है, उन सभी को भी हम साथ साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 तक हम कवर कर चुके थे और रोज़गार पोर्टल क्या है इसको बहुत अच्छे से हम जान चुके थे। आगे चलते हैं, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 को आप लोग देखेंगे तो जानेंगे कि 2 बार ये पहले भी आ चुका है एग्ज़ाम में, तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि कार्यालय कार्यप्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों का वर्णन कीजिए। या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों को समझाइए। कि भाई अगर कार्यालय में कोई कार्य करते हैं और वहाँ पर आप सूचना और संचार के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो वो किस तरीके से वहाँ पर कारगर साबित होती है या उसके क्या लाभ है, गुण क्या है इसके। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। कार्यालय कार्यप्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुण निम्नलिखित है। कैसे, चलिए एक एक करके नॉर्मल सी बातें समझेंगे अपनी भाषा में। कि भैया कार्यालय में जितने भी कामकाज आप करते हैं उन सभी में मुख्य रूप से भूमिका निभाती है टेक्नोलॉजी। चाहे आप समझ लीजिए कि किसी भी फील्ड का आपका कार्यालय है, किसी भी, चाहे वो HR यानी ह्यूमन रिसोर्स का आपका कार्यालय है, वहाँ पर कौन टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ की जाती है। आपका कोई भी मार्केटिंग का है तो वहाँ पर भी सभी ज़्यादातर काम कंप्यूटर्स के, मशीन्स के होते हैं, तो वो भी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और जितने भी फील्ड होती है हर किसी में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का या फिर इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है जो कि टेक्नोलॉजी के दायरे में आता है। तो यानी कामकाज के सभी पहलुओं में मुख्य रूप से योगदान देती है प्रौद्योगिकी। बात करें सूचनाओं के आवागमन में गतिशीलता प्रदान करती है। यानी सूचनाओं का आवागमन कैसे होता है, ईमेल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, तो वो किसके द्वारा होता है, टेक्नोलॉजी तो है कि आप यहाँ से बैठे बैठे इतने कोसों मील दूर आप अपने दोस्त से बात कर लेते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी के दम पर ही पॉसिबल हो पाया है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि कार्यालय की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए एक कुशल और प्रभावी रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक है, जितने भी कार्यालय की गतिविधियां होती है उनका यदि आपको डाटा मेंटेन करता है तो सभी की एंट्रीज आप कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रभावी ढंग से होता है और सबको ईजिली समझ भी आ जाता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, कार्यालय के अन्य विभागों तथा उनके सदस्यों से सामंजस्य स्थापित करना भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है। कैसे, कि भैया देखिए आपका जो कार्यालय है उसकी एक ब्रांच आपसे दूसरे शहर में है, तो आपके और उनके बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, फ़ोन कॉल भी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। यानी आप फ़ोन करके अपने आप समझ लीजिए कि आपका, मान लीजिए कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, आपकी फैक्ट्री में कपड़े बनाए जाते हैं और आपकी एक ब्रांच जो है शहर के दूसरे कोने में है और वहाँ पर कच्चा माल कपड़े बनाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, वो कच्चे माल का अरेंजमेंट करते हैं। तो भैया जैसे मान लीजिए आपका और उस वाली जो आपकी ब्रांच है उसके बीच में कोई संपर्क नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन सामंजस्य नहीं है, तो उसको कैसे पता कि आपको कितने कच्चे माल की ज़रूरत होगी। तो यानी अगर आपको कम माल की ज़रूरत है, उन्होंने ज़्यादा ला करके रख दिया क्योंकि आपके बीच में कोई बातचीत ही नहीं है, कोई सामंजस्य ही नहीं है। ठीक है, या फिर आपको ज़रूरत थी ज़्यादा माल की, उन्होंने कम ला करके रख दिया। तो यानी
आपस में बातचीत करना, कम्युनिकेट करना और चीज़ों को एक एडजस्ट करके तरीके से रखना, वो सभी किसके हेल्प से हो पाता है? टेक्नोलॉजी के हेल्प से। कि आप डाटा रिकॉर्ड करेंगे कि भैया इतना इतना कच्चे माल की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, इतना आप अरेंज कर लो। तो जब उसके पास मेल भेजेंगे या फ़ोन कॉल करके उनको सूचना देंगे, तभी तो वो आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर 5वां पॉइंट देखें, सूचनाओं के संचारण की सुरक्षात्मक तथा मितव्ययी व्यवस्था प्राप्त करना, यानी सूचनाओं का संचारण कर सकते हैं। एक सुरक्षात्मक भी तरीका है कि अगर आप किसी चिट्ठी के माध्यम से अपने किसी मैनेजर तक आप कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें ज़्यादा डर होता है लीक होने का बात। तो आप मेल के माध्यम से डायरेक्टली उनको अपनी बात लिख सकते हैं, तो सुरक्षात्मक भी है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको समझ तो आया है ना बहुत अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है दूरदर्शन के किन्हीं 5 शैक्षिक उपयोगों को लिखिए। भाई शिक्षा में किस तरीके से उपयोग किया जाता है, किसका? दूरदर्शन का। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी क्लास में आपका आ चुका है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर दूसरी बार फिर से रिपीट होता है तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएगी और रिवाइज भी हो जाएगा आपका। यहाँ बात किया गया है साक्षरता कार्यक्रमों के लिए क्या है उपयोग किया जाता है दूरदर्शन का, कि भाई साक्षरता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे उड़ान हो गया, और भी काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे कि आम जनता के बीच साक्षरता फैले। दूसरा बिंदु है छात्रों को प्रेरित करने में इसका उपयोग होता है, कि दूरदर्शन के माध्यम से जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्र के बच्चे हैं, परिवार है, उन तक शिक्षा के का उद्देश्य, शिक्षा का महत्व उन तक पहुंचाना और उनको प्रेरित करना कि वे भी अपने जीवन में कुछ करें, पढ़े लिखे। ठीक है, तीसरा बिंदु है वे छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते, उनके शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ये भी क्या है? उद्देश्य है। चौथा पॉइंट अगर बात करें, चौथा पॉइंट में क्या है कि अध्यापन शिक्षा में प्रदर्शन के लिए इसका महत्व है। यानी आप किसी पाठ को किसी इमेज के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, तो उसमें बच्चों के ऊपर और अच्छा उसका प्रदर्शन होता है, उनको और अच्छी चीज़ें समझ में आती है। छात्रों के सृजनात्मक सहयोग के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपसे 2 बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ई बुक से आप क्या समझते हैं? ई बुक, ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ई से क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रॉनिक, और बी से बुक। इलेक्ट्रॉनिक बुक क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बुक ऐसी नहीं है कि भाई आपने इसको हाथ लगाया और करंट लग गया कि भाई इसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी है तो ये इलेक्ट्रॉनिक बुक है। ठीक है, वो तो खेलने के लिए आती है, वो नहीं है इसका मतलब। इलेक्ट्रिक बुक से अभिप्राय होता है दोस्तों डिजिटल रूप में पुस्तक का होना। डिजिटल रूप इन द सेंस कि मान लीजिए क्लास के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में PDF की फॉर्म में प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप उसको अपने फ़ोन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो कैसा रूप है? वो डिजिटल रूप है। ठीक है, क्योंकि उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते, आप उसको मोबाइल फ़ोन या डिजिटल यंत्रों के माध्यम से ही पढ़ते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो, ठीक है, टैबलेट हो। तो ई पुस्तक यानी ई बुक किसे कहते हैं? कागज़ की अपेक्षा जो डिजिटल रूप में संचरित होती है उसको ही ई बुक कह देते हैं। ठीक है, यानी सॉफ्ट कॉपी जिसे हम बोलते हैं, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। इन पुस्तकों को कंप्यूटर, मोबाइल या डिजिटल यंत्रों के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। इन्हें इंटरनेट पर भी छापा जाता है और बांटा भी जा सकता है, यानी आप शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ। ये पुस्तकें कई फाइल फॉर्मेट में भी होती है, जैसे PDF की फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, आपको PDF दी जाती है। PDF ई पुस्तकों के लिए एडोब रीडर एवं फोकस्ड रीडर नामक 2 प्रसिद्ध पाठक है। इनमें से ये कोई आपके खास के काम की बात नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ इतना समझना था कि ई बुक क्या होती है और किसे कहते हैं ई बुक। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता चल गई, इलेक्ट्रॉनिक बुक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स आगे आपसे पूछी गई है और 2016 और 2019 दोनों
ईयर्स में आपसे पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 2016 2019 दोनों में आपका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, अगर उसकी बात करें तो पूछा गया है ई लर्निंग क्या है। ई लर्निंग किसे कहते हैं, ई ट्यूशन को संक्षिप्त में समझाइए। तो यानी सेम बात है, ई लर्निंग और ई ट्यूशन दोनों में एक ही बात को यहाँ पर पूछा गया है। चलिए समझते हैं। ई लर्निंग से आप क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या इंटरनेट लर्निंग। चलिए इसके बारे में बताएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके साथ साथ शिक्षण संबंधी क्रियाएं भी काफ़ी प्रभावी होती है। ई अधिगम को मिश्रित अधिगम भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, जैसे बहुमाध्यम, ईमेल, इंटरनेट, वेब आधारित शिक्षण सामग्री, पाठ्य वस्तु, अधिगम, व्यवस्थित सॉफ्टवेयर आदि। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ नॉर्मल सी बताना चाहूँगी कि ई लर्निंग वही है जो भी आप किसी भी यंत्र के डिवाइस के माध्यम से, ठीक है, सीखते हैं। चाहे तो वो कोई आप कह सकते हैं कि ईमेल के आपके पास ईमेल आया, आपको उसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, आपने देखी और आप उसको जान गए, सीख गए। किसी वेबसाइट को आपने ओपन किया, वहाँ से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, ठीक है। आपको कोई शिक्षण सामग्री चाहिए, तब आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं, तो इसे ही लर्निंग कहते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को सीखना। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2017 में आपका पूछा गया है। और ऑनलाइन चैटिंग से क्या लाभ है, ये आपको यहाँ बताना है। क्या ऑनलाइन चैटिंग के भी कोई लाभ होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला है, व्यक्ति को टाइपिंग का ज्ञान हो जाता है। भैया ज़रूरी नहीं है इसके नेगेटिव ही पॉइंट्स हो, इसके पॉजिटिव है, वही हमें आप बताना है कि भैया आप चैटिंग करेंगे ऑनलाइन, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर जब आप चैटिंग करेंगे तो आपको टाइपिंग का ज्ञान होगा कि कौन सा वर्ड कीबोर्ड पर कहाँ लिखा होता है, ठीक है। दूसरा बिंदु है कि कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त होगा कि इंटरनेट को कैसे यूज़ करें, कैसे आपको कोई इमोजी भेजना है या फिर कैसे चीज़ों को डाउनलोड करके उनको शेयर करना है, तो इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान हो जाएगा। तीसरा है, व्यक्ति को लिखित विचार प्राप्त होगी, यानी अपनी बात को रखना आएगा कि कैसे सामने वाले के साथ बात की जाए कि उसको अच्छा लगे, जिसे भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। चौथी बात यह है कि व्यक्ति दूर दराज शहरों से दूर देशों में बैठे अपने संबंधियों से दृश्य रूप में वार्तालाप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन चैटिंग के लाभ। अब से आपको पता चल गए, बहुत अच्छे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, कि भैया डिजिटल रूप में आपको कोई विषय वस्तु देखनी है, कैसे देख सकते हैं डिजिटली रूप में, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से आपको शो कर देती हूँ कैसा होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब देखिए इसमें यहाँ पर सामने दीवार पे एक स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ दीवार पे सामने एक स्क्रीन लगी हुई है और इस पर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये एक शीट है। और ये कैसे हो रहा है, इस मशीन के माध्यम से। ये एक मशीन है जिसमें यहाँ पर एक मिरर टाइप लगा होता है, यहाँ पर आप अपनी एक ट्रांसपेरेंट शीट रख देते हैं और यहाँ से उसके ऊपर लाइट पड़ती है, जिसकी हेल्प से ये सामने पर्दे पर वही शीट प्रदर्शित होती है और सब लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्लियर है? इसके माध्यम से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या यूज़ कर। तो यहाँ ओवरहेड प्रोजेक्टर में भी आपने डिजिटल रूप में देखा, ठीक है। और बात करें स्लाइड भी इसी तरीके से होती है। जैसे प्रेजेंटेशन आप देते हैं तो उसमें एक अलग स्लाइड होती है, उसमें कुछ जानकारी होती है, फिर एक और अलग पेज खुलता है, उसको स्लाइड बोलते हैं। तीसरा हो गया ई बुक, जैसे PDF की फॉर्म में। और क्या हुआ, DVD, CD और
ये सभी क्या होते हैं, साधन होते हैं जिनके माध्यम से आप विषय वस्तु को डिजिटल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या क्वेश्चन है कि एड्यूसेट किस प्रकार का कार्यक्रम है, स्पष्ट कीजिए। 2017 में 2 बार पूछा जा चुका है, पेपर सेकंड में भी। एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्यूसेट का परिचय दीजिए। और तीसरे तरह से कैसे पूछ सकते हैं, एड्यूसेट क्या है, इसका उपयोग बताइए आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ध्यान से आपको सुनना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आएगा आपके पेपर में। लिख कर ले लीजिए आप, 2 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल पक्का आने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे। देखिए एड्यूसेट, EDUSET, यानी EDU से क्या बनेगा, एजुकेशन, और SET शॉर्ट फॉर्म है सैटेलाइट की। तो एड्यूसेट की फुल फॉर्म क्या हुई, एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है, एजुकेशनल सैटेलाइट। तो एड्यूसेट एजुकेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। एड्यूसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। सैटेलाइट से ही आपने समझ लिया क्या है, उपग्रह है। और कैसा, शैक्षणिक, एजुकेशनल। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 20 सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। यानी इसको स्पेस में 20 सितंबर 2004 को स्थापित किया गया था। ये एक कैसा उपग्रह है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया था और इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से चलाने में सहायता मिलेगी। इसी उद्देश्य के साथ इसको भेजा गया था। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो ये एड्यूसेट के निर्माण की घोषणा किसने करी थी, यानी उस समय पर कौन था वो मंत्री जिसने इसके निर्माण की घोषणा की थी। तो दोस्तों पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री जी थे मुरली मनोहर जोशी। इनके कार्यकाल में घोषणा की गई थी एड्यूसेट के निर्माण की, एजुकेशन सैटेलाइट के निर्माण की। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि कब इसको स्पेस में छोड़ा गया, तो 20 सितंबर 2004 को। कैसा उपग्रह है, एक कृत्रिम उपग्रह है, मतलब आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा निर्मित है। एड्यूसेट की फुल फॉर्म एजुकेशनल सैटेलाइट है और ये किस लिए काम लिया जाता है कि शिक्षण के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और किसके कार्यकाल में इसकी घोषणा की गई निर्माण की, तो मानव विकास संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी के कार्यकाल में। बस इतना आपको देखना है। उपयोग कैसे करना है ये भी आप समझ लीजिए कि उपयोग कहाँ कहाँ है इसका। दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी और सुगम बनाने के लिए एड्यूसेट को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और आपका 2 नंबर का है ये क्वेश्चन या 1 नंबर का है, कोई 0.5 मार्क्स भी आपके इसमें से नहीं काटेगा, क्योंकि जितनी जानकारी आपको बताई गई है सटीक है और आपको इससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना काफ़ी हो जाएगा यदि 2 नंबर में भी आपका एक क्वेश्चन आता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें पूछा गया है आपसे शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुफ्त डिजिटल शैक्षणिक संसाधन कौन कौन से हैं। तो मुफ्त डिजिटल शैक्षणिक स्रोत के संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं। ई बुक्स हो सकती है, ठीक है। ई बुक्स के बारे में अभी हमने जाना था, बिल्कुल जस्ट इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमने ई बुक के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। क्या होता है, किसी भी वेबसाइट के माध्यम से PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाती है, आप वहां से देख सकते हैं, किसी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, किसी PDF के माध्यम से। वो सभी क्या होती है, इंटरनेट पर उपलब्ध जो किताबें हैं वो कैसी होती है, ई बुक्स होती है, ठीक। अब अगला देखते हैं वेब पोर्टल। इसके बारे में समझ लीजिए वेब पोर्टल क्या है। ई बुक्स आपको समझ आ गई। यह एक तरह का संबद्ध पेज होता है वेब पोर्टल, जिसको विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे किसी भी सूचना प्राप्ति के लिए वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े लिंक्ड पेजों की जानकारी आपको
प्राप्त हो जाती है, तो उसे ही वेब पेज कहते हैं। और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है उसकी आवश्यकता के अनुसार आप उस लिंक को खोज लेते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं जानकारी को। ठीक है। अब अगर बात करें दोस्तों कि जैसे स्टॉक का मूल्य आपको चेक करना है, समाचार पत्र देखना है, सूचनाएं, ईमेल से संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप उससे संबंधित ही उस वेब पोर्टल को खोलेंगे और जानकारी ग्रहण कर लेंगे। ठीक है। अब आगे बात करें, इस तरह के अन्य वेब पोर्टल के भी वेब पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण की अगर बात करें, इसके प्रमुख उदाहरण हैं याहू, गूगल, जहां से आप लोग सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, 2016 में पूछा गया प्रश्न है और क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ आपसे बात की गई है इलेक्ट्रॉनिक मेल की। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहेंगे? अरे भैया, इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब ईमेल ही तो होता है। ईमेल फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक मेल की। तो यानी आपसे ईमेल पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इलेक्ट्रॉनिक मेल पूछ लिया जाए ईमेल, क्योंकि बात दोनों सेम है। अब बता दीजिए आप, ईमेल से क्या होता है? ईमेल का दोस्तों व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। नॉर्मल बातचीत में यदि फ्रेंड्स लोगों को बात करनी है तो ईमेल नहीं यूज़ करते, लेकिन जब फॉर्मल की बात आती है कि फॉर्मल बातचीत आपको करनी है, ठीक है, कंपनी में या व्यापारी लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। क्यों? अपनी बात को दूसरे के सामने रखने के लिए या कोई जानकारी, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ। ठीक है, तो समझ में आ गया ईमेल क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, ऑफिस में आईसीटी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आईसीटी मतलब क्या होती है? आईसीटी की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने इससे पहले जो क्लास थी उसमें रिपीट हो चुकी है, तो आप लोग बताएंगे आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है जल्दी से। हम बात कर रहे हैं कि ऑफिस में कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं हम आईसीटी का। तो चलिए बात करें। अध्यापक छात्र उपस्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं, अध्यापक का वेतन रिकॉर्ड बनाने में, नवीन छात्रों की भर्ती का रिकॉर्ड बनाने में, पेंशन कार्ड बनवाने में, और विद्यालय के खर्चों का रिकॉर्ड करना है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, टीसी का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये सभी डाटा कहाँ सेव होते हैं? आईसीटी पर। यहाँ पर आपको ये सभी डाटा रिकॉर्ड करके आप लोग रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साथ ही साथ, क्वेश्चन नंबर 62, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या उद्देश्य है? 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? एक कंप्यूटर से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यही सब बातें हमको यहाँ पर बतानी है कि भाई आंकड़ों का परस्पर आदान प्रदान करना किसके माध्यम से? कंप्यूटर के। वही क्या कहलाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य भी यही हो जाएगा कि भैया जानकारी का या आंकड़ों का आदान प्रदान करना। दूसरा है विभिन्न प्रयोक्ताओं के कंप्यूटर को परस्पर जोड़ना। नेटवर्क क्या होता है? जोड़ना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना, तो ये भी काम करेगा। तीसरा होगा एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को काम सौंपना, भी इसके माध्यम से हो जाएगा। और बात करें अगले पॉइंट की, तो सहकारी प्रक्रियाओं के लिए दो अथवा दो से अधिक कंप्यूटरों द्वारा सम्मिलित रूप से समस्त संसाधनों का परस्पर उपयोग करना, या फिर विभिन्न कंप्यूटर से जुड़े यंत्रों को यंत्रों युक्तियों का परस्पर संबद्धता के माध्यम से पूर्ण उपयोग करना भी नेटवर्क के माध्यम से होगा, क्योंकि नेटवर्क को हम जाल कहते हैं। तो जाल का मतलब होता है एक साथ कई सारे कंप्यूटर को या अनगिनत कंप्यूटर को, जितने आप चाहे उतने कंप्यूटर को जोड़ना ही नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब है। इतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप शुरुआत के 5 पॉइंट्स याद रख लीजिए। आपका 2 नंबर में भी यदि पूछा जाता है तो काफ़ी हो जाएगा, इससे ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और क्लास का रिवीजन ज़रूर करते रहे पिछली क्लासेस का। उनको एक बार ईयरफोन लगाकर शाम को सोते वक्त एक बार पिछली एक दो क्लास रोज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो आप उसको नहीं भूलेंगे फिर।
तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको लगता है किसी और सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।